Hello everyone, I am Ashwaran Rag and I welcome you all here. So this lecture is for class 9th. We had started motion last day and we will proceed further in this lecture. So in last day we had discussed all the basics of physics. We had discussed about measurement. In this lecture we are going to start this our chapter, that is motion. So first thing we will discuss about rest and motion. Second is motion relative. This question is very important. Third, uniform motion and non-uniform motion. Fourth, distance and displacement. And last for today, difference between distance and displacement. So लास्ट डे हमने मेजरमेंट कर लिया था, देख लिया था फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, साथ ही साथ हम लोग देखे थे स्केलर वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा सिस्टम क्या होता है, ये सारा कुछ आप सबने होमवर्क भेजा है। मैंने पर्सनली आपको जिन लोगों ने भी भेजा होमवर्क उनको मैंने चेक करके फीडबैक भी दे दिया है। बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप लोग और आगे भी ऐसे ही करते रहिए बस। सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर टुडे, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड मोशन। देखो सिंपल हम लोग अगर ऐसे समझते हैं कि सर ये जो बोर्ड है टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ये रेस्ट में है, या फिर आप सर मूव कर रहे हैं टाइम के साथ आपका पोजीशन चेंज हो रहा है ये मोशन में है। ये बहुत मतलब बहुत बेसिक चीज है। लेकिन अगर आप मैकेनिक्स की बात करें, अगर आप फिजिक्स की बात करें तो रेस्ट और मोशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट के बारे में। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे आप किसी बॉडी को कंपेयर कर रहे होते हैं उसके पोजीशन के बारे में। अगर किसी बॉडी का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तो फिर आप कहोगे कि वो रेस्ट में है। और अगर किसी बॉडी का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो फिर आप कहोगे वो मोशन में है। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर जो है मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली नहीं हो रहा है, तो ये मार्कर रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई दूसरा बॉडी हम ले ले आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड अर्थ सपोज किया जाए कि मार्स से कोई देखे इसको, तो मार्स से देखे तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ मोशन में, तो मार्कर भी मोशन में, तो मार्स के रिस्पेक्ट में ये जो हो गया ये मोशन हो गया। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन जब भी करें आप ये मत बता दें कि बॉडी का पोजीशन चेंज होता है तो वो मोशन में है और चेंज नहीं होता है तो रेस्ट में। आपको ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर आप एक्चुअली इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि मोशन इज रिलेटिव, दिस इज मोशन इसीलिए रिलेटिव है। अच्छा रिलेटिव का क्या मतलब है? आपके जो रिलेटिव्स होते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका एक रिलेशन होता है, जैसे हमारी बुआ है, मेरी बुआ है, तो मेरी बुआ मेरे पापा की भी बुआ है नहीं है, मेरे पापा की बहन है, एक ही लेडी है बुआ मेरी, मेरे रिस्पेक्ट में मींस मेरे साथ उसका रिलेशन क्या है? बुआ और भतीजा का।
पापा के साथ क्या रिलेशन है? भाई बहन का। इसी को आप रिलेटिव कहते हैं, जिसका रिलेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वैसे ही मोशन एक ऐसा चीज है जो रिलेटिव है, मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एक बॉडी को नहीं कहा जा सकता है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में, इसका आंसर ही नहीं दिया जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके टेबल पे जो बुक रखा हुआ है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, आप तुरंत मत बोल देना वो रेस्ट में है, क्योंकि वो मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। अगर आप अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे तब वो रेस्ट में है, लेकिन अगर आप आउटसाइड द अर्थ देखें, आप मून से देखें, आप वीनस से देखें, आप मार्स से देखें, तो उसका पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है अर्थ के साथ। तो इसीलिए इसको आप रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। जस्ट उसी तरीके से जैसे किसी एक पर्सन का रिलेशन किसी और के साथ कुछ और है, दूसरे के साथ कुछ और है, यहां पे रिलेशन आप रेफरेंस पॉइंट के साथ करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप फ्लाइट से पटना से सिंगापुर नहीं जाना है, सॉरी फ्लाइट नहीं, ट्रेन की बात करते हैं। आप ट्रेन से पटना जंक्शन से दिल्ली जंक्शन जा रहे हो, तो आप पटना जंक्शन से दिल्ली जंक्शन जा रहे हो, बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ट्रेन से जा रहे हो तो आप रेस्ट में हो कि मोशन में, और आप तुरंत कह देते हो सर मोशन में है, तो ये आंसर गलत है। यू डोंट हैव टू आंसर, यू हैव टू क्वेश्चन सर व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू होम। क्योंकि अगर आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखें, अदर ट्रेन्स के रिस्पेक्ट में देखें, ट्रीज के रिस्पेक्ट में देखें, स्ट्रीट्स के रिस्पेक्ट में देखें, ट्रैक के रिस्पेक्ट में देखें, तो आपका पोजीशन बार 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 चेंज हुआ है, तब जाके आप पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि आप अपनी दीदी के साथ जा रहे हैं, तो आपका पोजीशन, आप बैठे हुए हो ट्रेन में और सामने दीदी बैठी हैं, तो दीदी के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आप रेस्ट में हैं। या फिर ट्रेन में आपके बोगी में आपका जो अपना लगेज रखा हुआ है, उस लगेज के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन, आप डांस तो कर नहीं रहे हो, वहां पे दौड़ तो रहे नहीं हो, आप एक जगह बैठे हुए हो या सोए हुए हो, तो वहां पे आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ट्रेन के अंदर वाले बॉडीज के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से आप रेस्ट में हैं। थर्ड एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कार से अपने घर से पार्क, फिर से वही बात है, आप घर से अपने किराना दुकान वाले के यहाँ जा रहे हो, लेकिन कार से जा रहे हो, मतलब थोड़ा दूर पे है। आप अपने पापा के साथ जा रहे हो, ड्राइविंग सीट पर पापा बैठे हुए और उसके बगल वाले सीट पर आप बैठे हुए, आप रेस्ट में हो, मोशन में? आप दोनों ही में हो, आप रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। क्योंकि अगर आप स्ट्रीट के रिस्पेक्ट में देखें, अदर शॉप्स के रिस्पेक्ट में देखें, रोड्स के रिस्पेक्ट में देखें, ट्रीज के रिस्पेक्ट में, आसपास सराउंडिंग जो भी है उसके रिस्पेक्ट में आप देखें, तो आप घर से निकले थे, थोड़ा दूर आगे बढ़े, फिर थोड़ा दूर आगे बढ़े, फिर थोड़ा दूर आगे बढ़े, फिर थोड़ा दूर आगे बढ़े, आपका पोजीशन बार 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 चेंज हो रहा है, आप मोशन में हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपका पोजीशन अगर पापा के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो पापा ड्राइविंग वाले सीट पर थे, उसके बगल वाले सीट पर आप बैठे हैं, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, आप रेस्ट में हो। सो अ बॉडी कैन बी at rest or can be at motion at the same time, that's why we say that motion is relative। तो इसका आंसर है yes। पहला टॉपिक था हमारा रेस्ट और मोशन क्या है। if a body does not changes its position with respect to any reference point, it is called in rest, and if a body changes its position with respect to time, it is called in motion। is motion relative? yes। कभी कभी आपसे स्कूल एग्जाम में पूछ दिया जाता है हाउ कैन यू से दैट मोशन इज रिलेटिव, तो यहां पे आपको मिनिमम 2 एग्जांपल डालना चाहिए। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी 2 डाल दो। वी कैन से दैट मोशन इज रिलेटिव बिकॉज a body can be at rest or can be at motion at the same time। we can explain it by giving 2 examples। example 1, suppose if we talk about the bottle placed on the table in our room, with respect to us the position of the bottle does not getting changed, that's why it is in rest, but with respect to outside the earth, means other planets, earth is revolving, that's why the bottle is also in motion। example 2, suppose we are traveling in a train, with respect to outside the with respect to the bodies outside the train, we are continuously changing our positions, that's why we are in motion, but with respect to the person sitting in front of us, we are not changing our position, that's why we are in rest। so in conclusion we can say that motion is रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब जिसका वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं हो, जिसका स्टेटस एब्सोल्यूट नहीं हो, जो चेंज कर जाता हो,
रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के साथ। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मोशन एक रिलेटिव टर्म है। एक ही बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप उस बॉडी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लिया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time। ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जैसे सपोज किया जाए कि मैं 9 बजे चलना शुरू कर रहा हूं, फर्स्ट घंटे 1 घंटे में मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर दूसरे घंटे में 40, टोटल दिखा रहे हैं, मतलब 20 ही का डिफरेंस है। तीसरा घंटा 60 पे पहुंच गया मैं, मतलब टोटल 60। चौथा घंटा पे 80। तो आप बता सकते हो ना 5वें घंटे मेरा वैल्यू इस डिस्टेंस क्या होगा, 100 होगा। दिस इज यूनिफॉर्म बिकॉज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आई एम ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस, हर घंटे 20 किलोमीटर चल रहा हूं, ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ। लेकिन जनरली जो हमारा स्पीड होता है, जनरली जो हमारा मोशन होता है, जैसे हम कार से निकले तो इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है ना, इनफैक्ट नहीं कर पाते हम, क्योंकि वो डिपेंड करता है ट्रैफिक कैसा है और सारी चीजें। तो सपोज किया जाए कि पहला घंटा तो 20 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे ये 45 हो गया टोटल, तीसरे घंटे जो है ये 60 हो गया, चौथे घंटे 95 हो गया। अब आप बता सकते हो कि 5वें घंटे कितना होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 25 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 15 का आ रहा है, यहाँ पे 35 का आ रहा है, तो इसको नहीं बताया जा सका। ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम इंटरवल तो इक्वल ही है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल नहीं हो रहा है। तो इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ अ बॉडी ट्रैवल्स unequal distances in equal interval of time, then it is called in non-uniform motion। अब ये क्या है ना कि आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नाम से ही यूनिफॉर्म का मतलब रेगुलर होता है, आपको पता है कि एकदम सीधा चल रहा है। जैसे आप ग्राफ से इसको समझ सकते हो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्केच कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ वैसे अलग से पढ़ेंगे प्रॉपरली, थोड़ा बेसिक तो आपको पता ही है कि एक्स होता है, ये वाई होता है, ये ओरिजिन होता है। अच्छा ये जीरो है, ओ है जो 0 0 को रिप्रेजेंट करता है। एक और ग्राफ दिखा दे रहे हैं आपको, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पर टाइम को ले रहे हैं हम लोग, और वाई एक्सिस पर किसको ले रहे हैं, डिस्टेंस को। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, और अगर ग्राफ कर्व्ड लाइन हो गया तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे, आप देखो इसका वैल्यू है 2 4 6 8, इधर 20 40 60 80। तो हर एक इंटरवल पे ये फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ये क्या है, टाइम तो इक्वली चेंज हो रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस इक्वली चेंज नहीं हो रहा। आप देख रहे हो अलग अलग हो रहा है, कभी मतलब यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सपोज किया जाए कि 10 पे था, फिर 30 पे हो गया, फिर 90 पे हो गया, फिर 120 पे हो गया, मतलब कुछ फिर 135 पे हो गया, कुछ अलग अलग अलग। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कैसा होगा, आंसर होगा यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा पूछा जा सकता है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन है तो वो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा।
और अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। सपोज करो आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ऐसा करते हैं ना, आपको अपने घर से निकलना है और आना है हमारे कोचिंग। क्या सर, क्या याद दिला रहे हो आप, वो भी क्या दिन थे, है ना। घर से कोचिंग आपको आना है, आप ऐसे घर से निकले और स्ट्रेट चले, पहुंच गए कोचिंग, ये एक हो गया। लेकिन ये काम कौन करेगा, शरीफ बच्चा, हम लोग टाइप बच्चा। आप क्या करेंगे, घर से निकले, पार्क में गए, फिर कोचिंग आए, या फिर घर से निकले आइसक्रीम पार्लर गए, फिर कोचिंग आए, या फिर घर से निकले प्रत्युष के घर, उसको लिए, अनिकेत के घर, उसको लिए, अभिषेक के घर, उसको लिए, तब कोचिंग आए। पॉइंट ये है कि ये चार अलग अलग बच्चे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, सब घर से निकल रहे हैं और कोचिंग जा रहे हैं, सबका रास्ता अलग अलग है। तो ये वाला जो पाथ था जो एकदम परपेंडिकुलर, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता, इससे इससे नजदीक का रास्ता नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा भी और ऐसा होगा तो थोड़ा सा तो दूरी बढ़ ही जाएगा। तो जो सबसे शॉर्टकट रास्ता था, जो शॉर्टेस्ट पाथ था, इसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ अलग अलग बी यूज कर रहे हैं या सी यूज कर रहे हैं या डी यूज कर रहे हैं, और भी अलग हो सकता है। कोई घर से निकलेगा, इधर मॉल जाएगा, शॉपिंग करेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, वापस यहां आ जाएगा, वो भी रास्ता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एक्चुअल पाथ कवर्ड है, ये शॉर्टेस्ट नहीं है, इनको आप कहेंगे डिस्टेंस। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है सर? डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि इसमें हमें डायरेक्शन पता है, हमें पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हम ये वाला रास्ता लेंगे तभी हम सबसे जल्दी पहुंचेंगे, तभी हमारा शॉर्टकट रास्ता मिलेगा। बाकी इन सब में हमें डायरेक्शन नहीं पता है। कोई इस डायरेक्शन से शुरू कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन शुरू कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन शुरू कर रहा है, कोई इधर से भी शुरू कर सकता है, कोई और डायरेक्शन ले सकता है, कोई और डायरेक्शन ले सकता है, कोई और डायरेक्शन ले सकता है, जिसमें कि डायरेक्शन मींस कि डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं पता है। याद कीजिए लास्ट डे का क्लास, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन होता है नहीं होता है। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यहां डायरेक्शन नहीं है मींस डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट डे ये भी बताया गया था कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, मींस डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव करे वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मींस डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस है लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। आपको इसको अलग तरीके से बता सकते हैं कि डिस्टेंस में आपको ये नहीं पता होता कि बॉडी का डायरेक्शन क्या है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको ये पता होता है कि बॉडी का डायरेक्शन क्या है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन पता है। और जिसमें डायरेक्शन नहीं पता होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन पता होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि सारे ही स्टूडेंट्स एक ही काम कर रहे हैं, एक ही जर्नी को ट्रैवल कर रहे हैं। उनका इनिशियल पॉइंट एक ही है घर, फाइनल पॉइंट एक ही है कोचिंग, लेकिन सबका ये चारों एक ही घर के बच्चे थे, ठीक है ना। ऐसा मत समझ लेना कि सर अलग घर था, सब एक ही घर के बच्चे हैं, लेकिन होते हैं ना सब घर के अलग अलग तरह के बच्चे, मतलब सब अलग अलग है। एक का रास्ता ये है, दूसरे का रास्ता ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है। सब का इनिशियल पॉइंट घर ही है, फाइनल पॉइंट कोचिंग ही है, लेकिन सबका रास्ता अलग अलग है। जो सबसे शॉर्टकट रास्ता लिया था उस रास्ते को आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और बाकी जो अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को छोड़कर, शॉर्टेस्ट पाथ को छोड़कर जो भी रास्ता लिया जाएगा सब के सब डिस्टेंस में आएंगे। इसको थोड़ा और आगे देखते हैं हम लोग।
लास्ट डे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, स्केलर और वेक्टर से वो क्वेश्चन था, लेकिन उसका यही सवाल दिया गया था आपको कि डिस्टेंस को क्यों आप स्केलर क्वांटिटी मानते हैं और डिस्प्लेसमेंट को क्यों वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। मैक्सिमम लोग आप लोग सही बना के भेजे हैं कि एज वी डोंट हैव डायरेक्शन आइडिया ऑफ डायरेक्शन इन डिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज स्केलर क्वांटिटी, एंड वी हैव द आइडिया ऑफ डायरेक्शन इन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वी टेक इट इन वेक्टर क्वांटिटी। कुछ सिमिलैरिटी है, डिस्टेंस को भी आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। लेकिन डिफरेंसेस क्या क्या हैं? देखो, डिफरेंसेस पर सवाल हर साल आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना ही चाहिए। फर्स्ट डिफरेंस, हमेशा डेफिनेशन लिखिएगा जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच, टेम्परेचर और हीट के बीच का डिफरेंस आप लिख रहे हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफरेंस आप लिख रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का लिख रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का लिख रहे हैं, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस आप लिख रहे हैं, पहला डिफरेंस हमेशा डेफिनेशन लिखिए। लास्ट में आप जो डालते हैं उसको पहले डालिए। क्या डालेंगे? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, इनफैक्ट कैन बी निगेटिव। तो ये थ्री डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। फर्स्ट, the actual path covered by a body is called distance, the shortest path covered by a body is called displacement. Distance is a scalar quantity because it does not have direction, and displacement is a vector quantity because it has direction. Distance cannot be zero, but displacement can be zero, can be positive और can be negative. कैसे? सपोज कीजिए आप अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, घर से कोचिंग गए तो क्या कोचिंग में ही रह जाएंगे? वापस लौटेंगे। सपोज कीजिए 200 बहुत नजदीक हो गया, सपोज कीजिए 2 किलोमीटर पर कोचिंग है आपका, ठीक है? तो 2 किलोमीटर घर नहीं गए, घर से कोचिंग है 2 किलोमीटर और वापस लौट के आगे कोचिंग से घर 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट तो डिफरेंस है ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, तो जहां से गए थे आप वापस वही लौट के आ गए, मतलब आप कहीं नहीं गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। या फिर आप थोड़ा सा इधर की तरफ चले गए, इधर नानी जी आपकी रहती है, नानी घर, सपोज किया जाए 1 किलोमीटर इधर चल गए आप, तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, या फिर आप सपोज करो कि इधर 5 किलोमीटर आप आगे बढ़ गए, तो फिर आपका ये 2 - 5 हो जाएगा। मतलब आप जब तक इस पाथ में कैलकुलेशन आपका हो रहा था तब तक वो पॉजिटिव होगा, जब वापस यहां तक आ गए तो वो जीरो हो गया, अब अपोजिट डायरेक्शन में आप गए तो डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव हो जाएगा। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। या फिर दूसरा एग्जांपल आप लो सर्कुलर मोशन का। सपोज किया जाए आप पॉइंट ए से चलना शुरू किए और वापस पॉइंट ए पर आप आ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 पाई आर, आर का वैल्यू जो दिया रहा है आप कैलकुलेट कर लो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। आप कहीं भी कुछ मतलब ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे आए फिर ऐसे आए फिर ऐसे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, जबकि डिस्टेंस इसका पाथ, इसका पाथ, इसका पाथ, इसका पाथ सबका ऐड करके आएगा। लास्ट डे एक और चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है वो ऑर्डिनरी अर्थमेटिक रूल से होता है, लेकिन वेक्टर का जो होता है वो वेक्टर लॉ से होता है। जैसे सपोज किया जाए, अब यहां पे आपको डायरेक्शन दिया रहेगा, सपोज किया जाए आपसे कहा जाए कि यू हैव मूव्ड 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो बताना है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे कहा गया वैसे करेंगे, 8 किलोमीटर ईस्ट गए हम और 6 किलोमीटर नॉर्थ,
ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो डिस्टेंस तो आपका एक्चुअल पाथ है ना, 8 गए और 6 गए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 14 किलोमीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑर्डिनरी रूल से तो आप करते नहीं है यहां पे कैलकुलेशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आप इसको ऐसे दिखाएंगे, और ये अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री तो आप इसको क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज हो गया ऐसी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 100 यानी 10। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 10 किलोमीटर। एक चीज और इंपॉर्टेंट देखो यहां से मिल रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस से छोटा होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। मतलब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है, डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये एडिशन वाला लॉ देख रहे हैं हम लोग कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप ऑर्डिनरी रूल यूज कर रहे हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वेक्टर का लॉ यूज कर रहे हो। तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। देखो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल आता है कि पुलिस स्टेशन में कोई फोन किया और बताया कि देखिए आपके पुलिस स्टेशन से ही 5 किलोमीटर की दूरी पर एक चोर है और वो भाग रहा है। तो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ पाएगा? पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को फोन करके किसी ने बताया कि आपके पुलिस स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक चोर है और वो आगे बढ़ रहा है, और फोन रख देता है। तो आप बताइए वो पकड़ पाएगा पुलिस ऑफिसर? कभी नहीं, क्योंकि उसने ये बताया कि 5 किलोमीटर पर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड बताया, किस डायरेक्शन में ये नहीं पता। अब यहाँ पे पुलिस चौकी है अगर, तो ये किधर जाएगा? इधर पकड़ने जाएगा, इधर पकड़ने जाएगा, किधर पकड़ने जाएगा? लेकिन अगर बता दिया और वो आगे बढ़ भी रहा है, ऐसा भी नहीं कि इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तब तक वो बढ़ जाएगा। अगर ये बोला जाए कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, तो फिर पुलिस ऑफिसर अपना गया ईस्ट में, हो सकता है चोर और आगे बढ़ेगा, लेकिन वो फास्ट मूव करके गाड़ी से उसको पकड़ ले। तो बिना डायरेक्शन फाइंड करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही आपके लाइफ में भी होता है। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कहां पहुंचना है। सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी तो मल्टीपल ऑप्शन है। कभी मामा जी बोलेंगे एमबीए कर लो, चाचा जी बोलेंगे यूपीएससी कर लो, फूफा जी बोलेंगे आईआईटी बेस्ट है, और फिर आपके पापा बोलेंगे मेडिकल कर लो, आपको खुद लगेगा कि पॉलिटिशियन बनना चाहिए, मम्मी बोलेगी टीचर बन जाओ, और आपको डायरेक्शन पता है नहीं। और कभी कभार आपको टिकटॉक पे अच्छा खासा लाइक आ जाए तो आपको लगेगा कि एक्टर या एक्ट्रेस बनना है। डायरेक्शन पता होना चाहिए, अदरवाइज इधर ही घूमते रह जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच द गोल, अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए। एनीवेज आज का हमारा इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग स्पीड और वेलोसिटी शुरू करेंगे। लेक्चर को छोटा रख रहे हैं सो दैट आपका इंटरेक्शन बना रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहे। क्या क्या पढ़े आज हम लोग? फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड मोशन? रेस्ट, if a body changes its position with respect to time, is called rest. No. If a body does not change its position with respect to time, it is called, टाइम ना लिखे बेहतर होगा, रेफरेंस पॉइंट लिखे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों वाले क्लास में होता है कि टाइम के साथ पंखा या टाइम के साथ बॉटल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको रेस्ट आप बोल देते हैं। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इफ अ बॉडी does not change its position with respect to reference point, it is called in rest. And if a body changes its position with respect to reference point, it is called in motion. Is motion relative? Yes, motion is relative because a body can be at rest or can be at motion at the same time. You can mention 2 examples to prove it. Uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion, if a body travels equal distances in equal interval of time, it is called in uniform motion. And if a body travels unequal distances in equal interval of time, it is called in non-uniform motion. Thereafter, distance and displacement. Distance, the actual path covered by a body, is called distance. It is represented by small letter s and its unit is meter.
and displacement, the shortest path covered by a body is called displacement. It is also represented by a small letter s, and its SI unit is also meter. Difference between distance and displacement: first difference, distance, the actual path covered by a body is called distance. Displacement, the shortest path covered by a body is called displacement. Distance is a scalar quantity as it does not have direction, but displacement is a vector quantity because it has direction. Distance cannot be zero, but displacement can be zero, negative और positive. तो यही है आज का. नेक्स्ट हम लोग स्पीड और वेलोसिटी शुरू करेंगे. आपको कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं, आपको मेरे व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसको भेज देना है 9430924550 पर, और बाकी आप लोग भेजे भी है लास्ट डे. तो ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिए, और असाइनमेंट मैं भी आपको दे दे रहा हूं. तो ये 5 क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट. फर्स्ट, यू हैव टू आंसर व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड मोशन. सेकंड, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. थर्ड, हाउ कैन यू से दैट मोशन इज रिलेटिव. Fourth, any 3 differences between rest and motion you have, not rest and motion, you have to write 3 difference between distance and displacement. एंड लास्ट मैंने एक न्यूमेरिकल डाला है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, आगे तो भी बहुत सारा करना है, लेकिन शुरुआत कर दीजिए आप. 6 मीटर एक पर्सन वेस्ट मूव कर रहा है, उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ, तो आपको बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे 9430924550. ठीक है, तो आप भेज दीजिए आंसर, और उसके बाद मैं चेक करके आपको पर्सनली भेज दूंगा. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए द रेवोल्यूशन एकेडमी को और करें अपने स्कूल एग्जाम्स एंड बोर्ड्स का सपना साकार.